तो चलिए बेटा अपन नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। अपन ने जो अभी तक ग्लैंड्स पढ़ी हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी हैं अपन ने सबसे पहले तो पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद अपन ने पढ़ा थायराइड, थायराइड के बाद अपन ने पढ़ा पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद अपन ने जो बात करी एड्रिनल ग्लैंड की और थाइमस के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट ग्लैंड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट जिस ग्लैंड की बात कर रहे हैं इसको अवशेषी तीसरी आंख कहते हैं, तीसरा नेत्र है, तीसरी आंखें अवशेषी। तो यहाँ पर बीच में होती है एक्चुअली, ये जो मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में जो अग्र मस्तिष्क का डायनसेफेलॉन वाला भाग होता है वहां पर होती है, जो यहाँ पर आपने देखा होगा शंकर भगवान में एक्टिव थी, ठीक है। वही है जो कि अभी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, वेस्टिजियल हो चुकी है, अवशेषी हो चुकी है। अब ये मस्तिष्क के अंदर इसका एक छोटा सा भाग बचा हुआ है, ब्रेन के अंदर मस्तिष्क के अंदर जो है इसका एक भाग बचा हुआ है, ठीक है। तो ये अवशेषी तीसरी आंख होती है। हमने कहा ये अग्र मस्तिष्क वाले भाग में होती है। भाई अग्र मस्तिष्क वाले भाग में होगी अगर, तो हम इसकी उत्पत्ति क्या बोलेंगे? हमने क्या बोला था, जो चीज मस्तिष्क में है उसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होगी। इसकी उत्पत्ति कैसी होगी? एक्टोडर्मल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, ये पीनियल ग्लैंड भी बच्चों में बड़ी होती है, धीरे धीरे जो है कैल्सिफाइड होने लगती है। चलो आगे बात करते हैं उसके बारे में। ये जो पीनियल ग्लैंड है इसका जो हार्मोन होता है, पहले तो चलिए हार्मोन की बात करें। इसका जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं मेलेटोनिन। हार्मोन कौन सा इसका? इसका जो हार्मोन है वो हार्मोन क्या कहलाता है? ये हार्मोन कहलाता है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन हार्मोन इससे निकलता है। अच्छा, मेलेटोनिन हार्मोन इसके कार्य देखो। वैसे तो ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसका ये किस तरह से कार्य करती है ये अभी तक अज्ञात है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन इसके कार्य जो ज्ञात हुए भाई क्या क्या कार्य करती है। तो एक तो ये पिगमेंटेशन या वर्णकता से संबंधित है, पिगमेंटेशन से संबंधित है। एक्चुअली ये स्किन के कलर को जो होती है वो हल्का करने का काम करती है, ठीक है। स्किन के कलर को हल्का करती है। जैसे आपने एक हार्मोन पढ़ा था अपन ने जब पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे थे, वहां पर अपन एक हार्मोन पढ़ा था। वो हार्मोन कौन सा था? एमएसएच। एमएसएच पढ़ा था। एमएसएच क्या करता है? पिगमेंट को डार्क करता है, मतलब स्किन के कलर को डार्क करने का काम करता है। तो वर्णकता से वो भी संबंधित है और वर्णकता से ये भी संबंधित है, लेकिन ये क्या करती है? स्किन के कलर को लाइट करने का काम करती है, हल्का कलर बनाए रखती है, ठीक है। तो वर्णकता से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद ये जो है लैंगिक परिपक्वता का संदमन करती है, मतलब लैंगिक परिपक्वता को क्या करती है? ये रोक कर रखती है, ठीक है। लैंगिक विकास नहीं होने देती, उसका संदमन करती है, उसको रोक कर रखती है। तो लैंगिक परिपक्वता का संदमन करना इसका काम है। इसके बाद ये उपापचय से भी संबंधित है, जो हमारी उपापचय क्रियाएं होती है उससे संबंधित है। इसके अलावा ये आर्तव चक्र से संबंधित है और ये हमारी इम्यून सिस्टम को जो होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है उसको उत्प्रेरित करने का काम करती है। तो साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा से भी संबंधित है ये, ठीक है। प्रतिरक्षा से संबंधित है, डिफेंस कैपेबिलिटी या व्यक्ति की सुरक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि जो मैक्रोफेजेस होती है, बृहद होते हैं, जो भक्षकाणु होते हैं, उनके निर्माण को उत्प्रेरित करती है। और हम सभी जानते हैं कि जो बृहद भक्षकाणु होते हैं कहीं ना कहीं हमारी प्रतिरक्षा में सहायता करते हैं, तो उससे भी संबंधित है। इसके अलावा ये सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करती है। सोने जागने का जो चक्र होता है उस सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करती है। मतलब कि जैसे कि अपन होता है ना कि कोई भी आदत बन जाती है, सोने जागने का चक्र मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति की कोई आदत बन गई है, जैसे किसी को अगर रात को 10 बजे नींद आती है तो अगर वो घड़ी नहीं देखेगा तब भी उसको 10 बजे के आसपास नींद आने लगेगी, ठीक है। किसी को रात को 12 बजे नींद आती है तो 12 बजे के आसपास अगर वो घड़ी नहीं देखे तब भी नींद आने लगेगी। किसी की आदत होती है सुबह 4-5 बजे उठने की, हालांकि बहुत कम लोगों की होती है, जिनकी भी होती है, अगर वो 4-5 बजे का अलार्म ना भी लगाए तब भी उसी समय के आसपास कहीं ना कहीं उनकी नींद खुल जाएगी। किसी की आदत होती है सुबह 9-10 बजे उठने की, तो उसकी नींद उसी टाइम पर खुलेगी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो एक चक्र बनता है, हमारी एक आदत बन जाती है, हमारा एक रूटीन बन जाता है, उस रूटीन को नियंत्रित करती है। तो सोने जागने के चक्र का नियंत्रण करती है और साथ ही साथ 24 घंटे की 24 आवर्स की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनका भी नियंत्रण में इनका रोल देखा गया है, ठीक है। 24 घंटे की दैनिक क्रियाएं मतलब जैसे वही बात, जैसे किसी को भूख लगती है सुबह 8 बजे तो वो घड़ी ना देखे तब भी 8 बजे के आसपास उसको भूख लगने चालू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी को 11 बजे खाने की आदत है सुबह तो उसको 11 बजे के आसपास ही भूख लगेगी, ठीक है। दिन में किसी को 2 बजे भूख लगती है तो घड़ी ना देखे तब भी 2 बजे के आसपास जो है भूख लगनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो नियंत्रण है मतलब दैनिक क्रियाओं का वो भी ये करती है। तो 24 आवर्स की जो 24 घंटे की दैनिक क्रियाएं होती हैं उनका भी नियंत्रण में इसका रोल देखा गया है, ठीक है। तो ये सारे इसके मुख्य रूप से ये कार्य हैं। अच्छा, इसका जो मेलेटोनिन होता है, जो अपन मेलेटोनिन की बात करते हैं, मेलेटोनिन का स्त्राव, इसका जो हार्मोन बनता है मेलेटोनिन, ये बनता है प्रकाश। इसका जो संश्लेषण होता है, इसकी जो सिंथेसिस होती है वो होती है प्रकाश के द्वारा। जो प्रकाश आंखों से एंटर करता है उस समय ये बनता है। और ये निकलता कब है? ये निकलता है अंधेरे में, जब डार्क होता है, अंधेरा होता है तब ये निकलता है। तो मतलब इसके बनने के लिए तो प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए जो आंखों के माध्यम से प्रवेश कर रही है, उस लाइट के माध्यम से इसका संश्लेषण जो है वो बढ़ता है। लेकिन ये निकलता कब है? ये निकलता है अंधेरे में। तो मतलब इसका रात के समय जो होता है वो स्त्राव सबसे ज्यादा होता है। अगर अपन इसके ग्राफ के फॉर्म में देखें, यहाँ पर जैसे आप इस तरह का कोई ग्राफ बनाइए, इसमें देखिए सुबह के अगर अपन देखें रात को 12 बजे, ठीक, इसको देख लेते हैं शाम को 6 बजे 6 PM, रात को 12 बजे, ठीक है, 12 AM हो गया, सुबह के 6 बजे 6 AM हो गया, ठीक है, दिन के 12 बजे 12 PM हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें ना तो शाम को 6 बजे ये बढ़ना चालू होगा, रात को 12 बजे तक ये मैक्सिमम हो जाएगा कौन? मेलेटोनिन। उसका स्त्राव अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचेगा। सुबह के 6 बजे के आसपास जब रोशनी आती है तो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है और दिन के समय फिर ये न्यूनतम पे आ जाता है। फिर शाम को 6 बजे फिर बढ़ना चालू होगा करीब करीब, ठीक है। तो 9, 10, 11, 12 बजे तक अपने उच्चतम स्तर पे होगा और फिर उसके बाद उच्चतम स्तर पे बना रहेगा सुबह के 4-5 बजे तक। और 6 बजे फिर जैसे ही लाइट आती है तो फिर से इसका स्तर जो है घटना शुरू हो जाता है और दोपहर तक आते आते ये अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका संश्लेषण तो प्रकाश के द्वारा होता है, लेकिन ये अधिकतम कब निकलता है? ये अधिकतम निकलता है रात्रि में, ठीक है। अंधेरे में इसका स्त्राव जो होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ग्रंथि होती है प्यूबर्टी के बाद जो यौन अवस्था होती है 12-14 वर्ष की आयु, 12-14 वर्ष की आयु के पश्चात ये क्या होती है? कैल्सिफाइड हो जाती है। ये जो है 12-14 वर्ष की आयु के पश्चात क्या होती है? कैल्सिफाइड हो जाती है। कैल्सिफाइड मतलब इसके चारों तरफ कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे मेलेटोनिन का स्त्राव जो होता है यौन अवस्था के बाद बहुत कम हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि ये लैंगिक परिपक्वता को संदमन करती है। लेकिन 12-14 वर्ष की आयु के पश्चात जब इसका स्त्राव न्यूनतम स्तर पर होता है तब जाकर लैंगिक परिपक्वता बहुत तेजी से आती है, ठीक है। तो 12-14 वर्ष की आयु के पश्चात ये क्या हो गई? कैल्सिफाइड हो गई। कैल्सिफाइड हो गई मतलब क्या हुआ? इसके चारों ओर कैल्शियम का जमा हो गया और फिर इसको हम क्या बोलते हैं? फिर इसको हम ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं। उस समय हम इसको क्या बोला करते हैं? फिर हम इसको कहते हैं ब्रेन सैंड या मस्तिष्क की रेत कहा जाता है इसको, कैल्सिफाइड होने के पश्चात, ठीक है। तो ये बात थी किसके बारे में? पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि के बारे में। अब पीनियल
पीनियल ग्लैंड के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम ग्रंथि जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। वैसे तो ये मस्तिष्क का भाग है, लेकिन कई सारे हार्मोन जो होते हैं वो इसके माध्यम से निकलते हैं। वैसे तो हाइपोथैलेमस देखा जाए तो ब्रेन का भाग होता है, मस्तिष्क का भाग होता है। इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। भाई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहने का क्या मतलब है? मतलब मास्टर ग्लैंड कौन सी है? मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने स्राव के माध्यम से दूसरी ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करती है। ये जो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं ये पीयूष ग्रंथि पर अपना नियंत्रण करते हैं, पीयूष ग्रंथि के स्राव पर अपना नियंत्रण करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसलिए हम इसको कह देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन यहां से निकलते हैं? तो यहां से जो है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन यहां से निकलते हैं। रिलीजिंग मतलब मोचक हार्मोन जितने भी होंगे, ठीक है, और इनहिबिटिंग मतलब जो संदमक हार्मोन्स होते हैं ये सारे इससे निकलते हैं। रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन मतलब जिस भी हार्मोन में टर्म लग जाए रिलीजिंग या जिस भी हार्मोन में टर्म लग जाए इनहिबिटिंग, वो सारे किसके हैं? वो सारे हाइपोथैलेमस के हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, देखो यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच जो होता है ये कहलाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। भाई गोनेडोट्रोपिन कहां से निकलते हैं बताओ? गोनेडोट्रोपिन अगर पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, लेकिन उसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन यहां से निकलता है। तो ये जो जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकलता है तब जाकर अगर पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन निकलते हैं, तो ये अगर पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कर रही है। इसी तरह से देखो जीआरएच, जीएचआरएच बोलो क्या? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग वर्ड आ गया, हाइपोथैलेमस का है। जीएचआरएच क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी किसका है? ये हाइपोथैलेमस का हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जीएचआईएच या जिसको हम सोमेटोस्टेटिन भी कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन, जीएचआईएच ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अगेन इनहिबिटिंग टर्म आ गया ना, वृद्धि हार्मोन संदमक हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को रोकने का काम करता है। अगर पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो इनहिबिटिंग लग गया, संदमक लग गया, इसका मतलब ये भी किसका है? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, इस तरह से पीआरएच, पीआरएच क्या है? प्रोलैक्टिन, जो अपन ने पढ़ा था प्रोलैक्टिन, अगर पीयूष ग्रंथि में पढ़ा था, जो दुग्ध संश्लेषण करवाता है, दुग्ध स्राव करवाता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो आर लग गया ना, रिलीजिंग लग गया ना, तो ये रिलीजिंग हार्मोन भी हाइपोथैलेमस से निकलेगा। पीआईएच, पीआईएच क्या होता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी कहां से निकलेगा? ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो भी हाइपोथैलेमस से निकलेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एमएसएचआरएच। ठीक है, एमएसएचआरएच क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अगर पीयूष ग्रंथि से निकला उसका रिलीजिंग हार्मोन। आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन। तो एमएसएच तो अपन पढ़ चुके हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आरएच का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी यहां से निकलेगा। ठीक है, टीआरएच, टीआरएच क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। भाई थायरोट्रोपिन अपन किसको कहते हैं? टीएसएच को, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? थायरोट्रोपिन। तो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब जो अगर पीयूष ग्रंथि से टीएसएच को निकलवाएगा। ठीक है, इसके बाद सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। भाई कॉर्टिकोट्रोपिन क्या होते हैं? एसीटीएच, जिसको अपन कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। एसीटीएच पढ़ा था ना एंटीरियर पिट्यूटरी में, एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी हार्मोन इनहिबिटिंग होंगे या जो भी हार्मोन रिलीजिंग होंगे वो सारे हार्मोन किसके हैं? वो सभी हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, जो कि है पैंक्रियाज। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? पैंक्रियाज के बारे में। अच्छा, पैंक्रियाज जो होती है इसको अपन कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या इसको अपन कहते हैं विषम स्रावी ग्रंथि। देखिए इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड या विषम स्रावी ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो होता है बाह्य स्रावी भाग भी होता है, बाह्य स्रावी भाग जो एक्सोक्राइन जिसको अपन कहते हैं, तो इसमें एक एक्सोक्राइन पार्ट भी है और दूसरा जो है अंतःस्रावी भाग भी है, जो कैसा है? एंडोक्राइन। ठीक है, तो इसमें एक्सोक्राइन भी है और इसमें एंडोक्राइन भी है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, विषम स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये बना होता है एसिनी से, और इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है ये कहलाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम कहते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है इसके एंडोक्राइन पार्ट को, या इसको हिंदी में अगर बोले तो हम कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप, लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो 99% भाग है, वैसे तो अगर देखा जाए 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन होता है और केवल 1% पार्ट ही ऐसा होता है जो कि एंडोक्राइन होता है। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन पार्ट से जो सीक्रेशन निकलते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट से जो सीक्रेशन निकलते हैं वो तो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स किससे निकलते हैं? इसके एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन निकलते हैं। तो अपन उन हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये ग्लैंड होती है कि यहाँ पर इसके बाहर की तरफ अगर देखा जाए ना, यहाँ पर तो ये बाहर वाला जितना भाग है, ये वाला जो भाग है ये तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, जो इसका 99% बनाता है। भाई 99% जो बनाता है वो कौन सा है? वो एक्सोक्राइन पार्ट है। ये एक्सोक्राइन होता है जो इसका 99% बनाएगा। ठीक है, और अंदर की ये तो ऐसी नहीं होगी, किससे मिलकर बना हुआ है? ये कोशिकाओं से बने हुए समूह होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ऐसी नहीं कहते हैं। बात करें एंडोक्राइन पार्ट की, तो अंदर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा भाग जो होता है वो एंडोक्राइन होता है, जिसमें 4 तरह की सेल्स आपको मिलेंगी। यहाँ पर 4 टाइप की सेल्स यहाँ पर मिलती हैं इस तरीके से। इसमें ये होती है अल्फा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो 20 से 25% होती हैं और इनका जो सीक्रेशन होता है वो होता है ग्लूकेगॉन। ये कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है? ग्लूकेगॉन का। फिर इसके बाद इसके अंदर होती है बीटा सेल। बीटा सेल 60 से 65% होती हैं। सबसे ज्यादा सेल यही मिलती है बीटा सेल, और बीटा सेल क्या बनाती है? बीटा सेल बनाती है इंसुलिन। ठीक है, तो अल्फा सेल बनाएंगी ग्लूकेगॉन, बीटा सेल क्या बनाएंगी? बीटा सेल इंसुलिन बनाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अगली सेल होती है वो होती है डेल्टा सेल, जो कि 10% के आसपास होती है, 10% होती है डेल्टा सेल, और डेल्टा सेल बनाती है सोमेटोस्टेटिन। अच्छा, एक सोमेटोस्टेटिन जो निकला था वो हाइपोथैलेमस से भी निकला था, जो कि ग्रोथ हार्मोन संदमक हार्मोन था। ठीक है, एक सोमेटोस्टेटिन यहाँ से निकलता है, इसका काम अलग है, दोनों ही है तो सोमेटोस्टेटिन, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो होती है वो पीपी सेल भी होती है, बहुत कम होती है पीपी सेल्स भी बची हुई, 2-5% जो बचा हुआ है वो होती है पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ये जो हार्मोन बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये 4 तरह की सेल्स होती हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है? तो आप देख सकते हो अल्फा बीटा सेल सबसे ज्यादा होती हैं, और इससे जो हार्मोन निकलता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। तो सबसे पहले चलिए इसका मतलब मेजर हार्मोन जो होता है पैंक्रियाज का, सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है इंसुलिन। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंसुलिन के बारे में।
भाई जो इंसुलिन होता है 51 अमीनो एसिड का पेप्टाइड होता है। इंसुलिन के अगर फंक्शन की अपन बात करें तो इसका फंक्शन देखो ये क्या करता है, एक कार्य तो इसका है कि सेल्स की ग्लूकोज के लिए, सेल्स या कोशिकाओं की ग्लूकोज के लिए जो पारगम्यता होती है उस पारगम्यता को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सेल्स की ग्लूकोज के लिए पारगम्यता को क्या बढ़ा देगा, क्या करेगा, पारगम्यता को बढ़ा देगा। अपवाद किसका है, लिवर, ब्रेन और आरबीसी। ये जनरली लिवर, ब्रेन और आरबीसी पर काम ज्यादा नहीं करता। उसके अलावा बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी कोशिकाएं होंगी, सबकी पारगम्यता को ये बढ़ाने का काम करता है। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। दूसरा अगर बात करें ग्लूकोज के सेंस में तो ये हाइपोग्लाइसेमिक है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक है। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब ये है कि जो ब्लड में, रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसको कम करने का काम करता है। एक्चुअली ये करता क्या है, पहली बात तो ग्लूकोज को बनने नहीं देता ज्यादा। जैसे कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज जो बनता है, भाई नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, कम करता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं बनने देता। दूसरी बात, ये ग्लाइकोजन भी नहीं बनने देता, ग्लाइकोजन से भी ग्लूकोज नहीं बनने देता। और ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज बनता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी क्या करता है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी कम करता है। ठीक है, और जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उससे ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ा देता है। सेल्स से ग्लूकोज का उपयोग जो होगा वो बढ़ा देगा। तो सेल्स का ग्लूकोज उपयोग क्या करता है, ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है उस ग्लूकोज के उपयोग को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो इन सब चीजों से देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब चीजों से ही रक्त में ग्लूकोज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। भाई ग्लूकोज बनने नहीं दे रहा, और जो रक्त का, जो ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको किससे यूज करवा दे रहा है, सेल्स से यूज करवा दे रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात ये जो है लाइपोजेनेसिस करवाता है। लाइपोजेनेसिस का मतलब ये लिपिड बनवाता है। चौथी बात ये प्रोटियोजेनेसिस करवाता है। प्रोटियोजेनेसिस का मतलब प्रोटीन बनवाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके जो है कार्य है, इसके जो है फंक्शन है। अच्छा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाए, भाई अब अपन बात करते हैं इसकी कमी अगर हो गई, ठीक है, इसकी कमी हो गई, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोसिक्रीशन। इंसुलिन का क्या हो गया, हाइपोसिक्रीशन हो गया, कमी हो गई। तो इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगी, डायबिटीज मेलाइटस होगी। अब भाई क्या क्या होगा, सिम्टम्स देखो। सिम्टम्स में ये होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सेल्स जो होंगी वो ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सेल्स का ग्लूकोज उपयोग बढ़ाता है। तो अब ये कम हो गया तो क्या सेल्स ग्लूकोज का यूज कर पाएंगी, सेल्स ग्लूकोज का उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगी। तो वो जो अतिरिक्त ग्लूकोज होगा वो कहां पर होगा, वो रक्त में होगा। तो यहां पर डायबिटीज मेलाइटस में जो होता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का जो कोशिकीय उपयोग होगा, उपभोग होगा, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और जब रक्त में ग्लूकोज सामान्य से बहुत अधिक हो जाएगा तो वो मूत्र के साथ भी आने लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोसूरिया। उसको हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया का मतलब ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में क्या आने लगेगा, ग्लूकोज आने लगेगा। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोसूरिया हो जाएगा। जब यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज आएगा तो वो नेफ्रॉन में, किडनी में जल का अवशोषण भी नहीं होने देगा, तो मूत्र भी ज्यादा बनेगा। तो क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, यूरिन भी ज्यादा बनने लगेगा, मूत्र भी ज्यादा बनने लगेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज आएगा यूरिन में, मूत्र का मात्रा बढ़ जाएगी, पॉलीयूरिया हो जाएगा। अब जब पानी जो है मूत्र के साथ ज्यादा निकलने लगा तो शरीर में तो जल की कमी हो जाएगी ना। जब जल निकलने लगा ज्यादा तो शरीर में क्या होगी, शरीर में जल की तो कमी हो गई ना। शरीर में जल की कमी हो गई तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होगा तो बार बार प्यास लगेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, बार बार प्यास लगना। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि जल का अवशोषण नहीं हो पा रहा है, जल मूत्र के साथ निकल रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है। तो शरीर की कोशिकाओं को जल की कमी हो रही है तो डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। जब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो शरीर की जल की मांग बढ़ रही है, तो पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगेगी। अच्छा, अब कोशिकाएं जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोशिकाएं जो है वो जल का उपयोग नहीं कर पा रही है, और सॉरी कोशिकाएं जो है ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रही है ना। भाई ग्लूकोज का कोशिकीय उपभोग क्या हो गया, कम हो गया ना। तो कोशिकाएं जो है वो ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पा रही है, तो कोशिकाओं को ऊर्जा की कमी हो जाएगी। जब कोशिकाओं को ऊर्जा की कमी होती है तो क्या होता है, बार बार भूख लगती है। ठीक है, बार बार भूख लगना कहलाता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, भाई बार बार भूख लगेगी, तो बार बार भूख लगना क्या कहलाता है, पॉलीफेजिया कहते हैं उसको। ठीक है, तो बार बार व्यक्ति को भूख लगने लगेगी। अच्छा, अब ग्लूकोज का उपयोग कोशिकाएं जब नहीं कर पाती तो हमारे शरीर का जो वसा है उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, और वसा के अपघटन से क्या होता है, कीटोन काय बनने लगती है। तो यहां पर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, कीटोन बॉडी या कीटोन काय बनेगी। कीटोन काय का बनना, कीटोन काय जो होती हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कीटोन काय में क्या क्या आ जाते हैं, आप देखो कीटोन काय में एसीटोन आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड आ जाता है। और ये जो होते हैं एसीटोन, एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, ये जो है कीटोन काय कहलाते हैं। और ये कीटोन काय कहां से बनते हैं, वसा के ऑक्सीकरण से बनते हैं, और ये शरीर के लिए जो है वो हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो ये कीटोन काय बनने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के। और डायबिटीज मेलाइटस कब होगी, जब इंसुलिन का सीक्रेशन या इंसुलिन का स्राव क्या होगा, कम हो जाएगा, उस केस में डायबिटीज मेलाइटस होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अपन इसका, अगर इंसुलिन का मतलब हाइपर सीक्रेशन, इसका इंसुलिन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, इंसुलिन का अतिश्रवण हो जाए तो क्या होगा, वैसे अतिश्रवण वाली कंडीशन ज्यादा देखी नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बोलो, ज्यादा हो जाएगा तो कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग ज्यादा कर लेंगी। ठीक है, तो रक्त ग्लूकोज क्या होगा, रक्त में जो ग्लूकोज है वो जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगा। जब रक्त में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं ने ग्लूकोज का उपयोग बहुत ज्यादा कर लिया, तो जो रक्त ग्लूकोज है वो क्या हो गया, वो रक्त ग्लूकोज कम हो जाता है। और रक्त ग्लूकोज के कम होने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन में, रेटिना में, और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, इनमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इन सभी में ग्लूकोज जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बाकी कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग ज्यादा कर लेती हैं और इंसुलिन का इन पर कोई ज्यादा जोर चलता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, ये कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज बचता ही नहीं है, बाकी की कोशिकाएं उस ग्लूकोज को खा जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, देखो ब्रेन, अगर ब्रेन को ग्लूकोज की कमी हो जाए तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है। रेटिना में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो व्यक्ति में नेत्र दोष हो सकता है। ठीक है, और अगर ये नेत्र दोष या दृष्टि दोष जो भी कहना है, लैंगिक अंग में हो जाए तो जो व्यक्ति की लैंगिक क्षमता होती है ये कम हो जाती है। लैंगिक क्षमता, जो जनन क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हो सकता है अगर इसका स्राव क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, उस स्थिति में अगर अपन बात करें तो। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो पहला हार्मोन था इंसुलिन। दूसरा हार्मोन कौन सा था, ग्लूकेगॉन। भाई ग्लूकेगॉन जो है वो इंसुलिन का विपरीत है, इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक है, हम कहते हैं
एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या है? विपरीत काम करेगा। क्या विपरीत काम करेगा? ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा? इंसुलिन के सारे काम उल्टे कर दो। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के बनने को रोकता है, ये ग्लूकोज बनवाएगा। इंसुलिन क्या करता है? कोशिकाओं से ज्यादा ग्लूकोज उपयोग करवा देता है, ये क्या करेगा? ग्लूकोज के कोशिकीय उपयोग को रोकेगा। तो मतलब हर तरीके से ये क्या कोशिश करता है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहे। तो ये विपरीत काम करता है इंसुलिन के। तीसरा हार्मोन कौन सा पढ़ा था हमने? सोमेटोस्टेटिन। इससे जो तीसरा निकला था वो कौन सा था? सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? अल्फा व बीटा सेल्स का नियंत्रण करता है। जो सोमेटोस्टेटिन होता है वो जो अल्फा सेल्स अपने जो ग्लूकागॉन निकालती है और बीटा सेल्स जो इंसुलिन निकालती है उनको नियंत्रित करके रखता है। वो ज्यादा सीक्रेशन अपना ना कर पाए उस चीज को ये देखता है, चेक करता है, नोट करता है। ठीक है। और फोर्थ अपन ने पढ़ा था पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो पैंक्रियाज के बाह्य स्रावी भाग का नियंत्रण करता है। पैंक्रियाज का जो बाह्य स्रावी भाग होता है उसका नियंत्रण करता है। कौन करता है उसका नियंत्रण? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। जो बाह्य स्रावी भाग की बात जो एंजाइम निकालता है, जो भाग वो एंजाइम अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये था सभी चीजें जो है वो पैंक्रियाज के बारे में। ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन आते हैं हार्मोन की मैकेनिज्म पर। ठीक है। ये तो सारी ग्लैंड्स अपन ने पढ़ ली, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये अपन ने पढ़ ली है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं उनकी क्रियाविधि का नियंत्रण। नियंत्रण या हार्मोन्स की क्रियाविधि, बेसिकली नियंत्रण तो क्या क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि हार्मोन जो कार्य करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो देखिए हार्मोन्स क्रियाविधि के अनुसार दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जल में विलय, एक जो होते हैं वो जल में विलय हार्मोन्स होते हैं, जल में घुलनशील हार्मोन होते हैं जिनको हम नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स इसमें आते हैं। ठीक है। नॉन स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड के अलावा जो भी है वो सारे नॉन स्टेरॉइड होते हैं। अब आप कहोगे स्टेरॉइड क्या है, तो वो आगे बताता हूँ स्टेरॉइड क्या है। अभी तो देखो जो जल में विलय हार्मोन्स है वो कैसे काम करते हैं। तो देखो वो कैसे काम करेंगे। इनमें जो लक्ष्य कोशिका होगी, इनकी जो टारगेट सेल होगी, जैसे मान लो ये प्लाज्मा झिल्ली है, किसी भी सेल की ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक हार्मोन ले लेते हैं एफएसएच। चलो एफएसएच जो है वो प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से आकर जुड़ेगा। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हार्मोन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से जुड़ता है। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर होंगे, जो ग्राही होंगे, उनसे जुड़ेगा। अच्छा ये हार्मोन जल में विलय है। देखो लिपिड में घुलनशील नहीं है। जब जल में विलय है तो क्या ये प्लाज्मा झिल्ली को पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली को पार करने के लिए क्या होना चाहिए? लिपिड में घुलनशील होना चाहिए। और ये तो जल में घुलनशील है तो इस कारण से ये प्लाज्मा झिल्ली को पार तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली पर जो ग्राही है, जो रिसेप्टर है, उनसे जाकर जुड़ जाएगा। और जब जुड़ेगा तो क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। यहाँ से रिस्पॉन्स किसके लिए? रिस्पॉन्स किस बात का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा? कि यहाँ पर जो द्वितीयक संदेश वाहक है वो सक्रिय हो। द्वितीयक संदेश वाहक को सक्रिय करेगा। भाई द्वितीयक संदेश वाहक को सक्रिय क्यों करना पड़ा? क्योंकि खुद तो अंदर आ नहीं सकता भाई। तो अंदर ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट किया इसने कि जो सेकेंडरी मैसेंजर था द्वितीयक संदेश वाहक का वो सक्रिय हुआ। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो सकते हैं? ये कैल्शियम आयन हो सकते हैं, CAMP। CAMP का मतलब साइक्लिक AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक चक्रीय। ठीक है। चक्रीय AMP कह सकते हैं। ठीक है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये, साइक्लिक AMP हो सकता है। ये IP3 हो सकता है। भाई IP3 भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। IP3 किसको कहते हैं? इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। IP3 मतलब इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। DG हो सकता है, DG डाइएसाइल ग्लिसरॉल। डीजी का मतलब फिर से बोल रहा हूं क्या? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। तो ऐसे कई तरह के जो है सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं? यहाँ पर हार्मोन के मैसेज को अंदर ट्रांसफर करते हैं। जो हार्मोन मैसेज लेकर आया था ना वो खुद तो अंदर नहीं आ पाया, तो हार्मोन के मैसेज को ट्रांसफर करना किसका काम है? सेकेंडरी मैसेंजर का। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या करते हैं? जो हार्मोन का मैसेज था उसके अकॉर्डिंग अनुक्रियाएं करवाते हैं। ठीक है। जैव रासायनिक अनुक्रिया, जैव रासायनिक, यहाँ पर बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, रिस्पॉन्स होगा, जैव रासायनिक अनुक्रियाएं होंगी। कई सारी अनुक्रियाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। जैसे कि इसमें होता क्या है बेसिकली अनुक्रियाओं में कि एक एंजाइम होता है उसको ये सक्रिय करते हैं, एक से दूसरा होता है सक्रिय, दूसरे से फिर तीसरा होता है। तो इस तरीके से जो होता है ना यहाँ पर आवर्धन भी चलता रहता है और कास्केड रिएक्शन चलती रहती है। कैस्केड मतलब चेन, श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है, और एम्प्लीफिकेशन मतलब आवर्धन चलता रहता है। ये जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है जैव रासायनिक अनुक्रिया उसमें एक तो कास्केड चल रहा है। कास्केड मतलब श्रृंखला अभिक्रिया, एक से दूसरे को सक्रिय, दूसरे से तीसरे को सक्रिय। ये सारे एंजाइम्स हैं। हार्मोन की बात नहीं कर रहे हैं, सारे क्या है? एंजाइम्स हैं। एक एंजाइम दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, और एक दूसरे के 10 को करेगा, दूसरा तीसरे के 100 को करेगा, तीसरा चौथे के 1000 को करेगा, 10,000 को करेगा। ऐसे आवर्धन भी चलते रहता है। और लास्ट में जाकर क्या हो जाती है? लास्ट में जाकर फिजियोलॉजिकल या शारीरिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जिस काम के लिए ये आया था वो काम हो जाता है। जैसे एफएसएच हमें पता है, अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हो तो एफएसएच जो होता है वो कोशिकाओं की वृद्धि करवाता है, फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये है कि यहाँ पर कोशिका की वृद्धि हो जाएगी। मतलब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जिस काम के लिए आया था वो काम क्या हो गया? पूरा हो गया, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो ये सारी ये मैकेनिज्म किसकी हमने बताई? जो जल में विलय होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन स्टेरॉइड कह सकते हैं। ठीक है। चलिए दूसरी मैकेनिज्म आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेरॉइड के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स बेसिकली अपन दूसरा तो ये पढ़ते हैं वसा में विलय, वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील क्या होते हैं? स्टेरॉइड एंड थायरॉक्सिन, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। स्टेरॉइड में क्या आ जाएंगे? स्टेरॉइड में जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सारे स्टेरॉइड होते हैं। और कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, कॉर्टिकॉइड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये भी सारे क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। तो स्टेरॉइड में एक तो सेक्स हार्मोन्स आ जाएंगे, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये टेस्टोस्टेरोन जो भी है सारे, और कॉर्टिकॉइड्स आ जाएंगे, मिनरल जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं, और साथ ही साथ थायरॉक्सिन। ये सारे क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो जब ये वसा में घुलनशील होते हैं तो क्या होता है इनमें? देखिए आपको यहाँ से समझ में आएगा कि ये किसी कोशिका का जीनोम है, जीनोम है, ये उसके अंदर mRNA है। अब ये चूंकि वसा में घुलनशील है इसलिए ये प्लाज्मा झिल्ली को तो आराम से पार कर जाएंगे, और प्लाज्मा झिल्ली को पार करने के बाद जो साइटोप्लाज्म में इनके लिए वाहक प्रोटीन होता है उससे जुड़ेंगे।
साइटोप्लाज्म में कैरियर प्रोटीन होता है, उससे आकर जुड़ जाते हैं और इनके जो रिसेप्टर होते हैं, दूसरे रिसेप्टर वो जीनोम पर होते हैं, न्यूक्लियस पर होते हैं, केंद्रक पर होते हैं। तो ये यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ से आ जाएंगे, केंद्रक पर आकर जुड़ जाएंगे और किसको डायरेक्ट मैसेज देंगे, एमआरएनए को। इनको किसी द्वितीयक संदेश की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सीधे अंदर आ सकते हैं और इनके जो ग्राही होंगे, जो रिसेप्टर होंगे, वो साइटोप्लाज्म में होंगे और केंद्रक पर होंगे, ठीक है। तो केंद्रक के जीनोम पर होंगे, मतलब अब जीनोम पर आकर जुड़ गए और किसको इन्होंने मैसेज दिया, इन्होंने सीधे मैसेज किसको दिया, एमआरएनए को दिया और एमआरएनए ने फिजियोलॉजिकल रिस्पांस करा दिया। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मतलब जिस काम के लिए वो आया था वो काम हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए लेकिन इनको किसी के बीच में मदद नहीं लेनी पड़ी, किसी दूसरे संदेश की, किसी दूसरे मैसेंजर की मदद नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि ये खुद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि वाटर सॉल्युबल में और लिपिड सॉल्युबल में, ठीक है, क्लियर। तो ये थी मैकेनिज्म के बारे में। अच्छा, अब हम कुछ अन्य अंगों की बात करते हैं जो ग्रंथियां तो नहीं है भाई, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में तो काउंट नहीं होती हैं, लेकिन उनसे भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। अन्य अंग जो हार्मोन का स्राव करते हैं, अन्य अंगों के बारे में बात कर रहे हैं जो ग्रंथियां तो नहीं है लेकिन हार्मोन का स्राव करते हैं। जैसे वृषण, आपको पता है वृषण जो है मुख्य रूप से तो जो है जनन के लिए बना हुआ है, जिसमें शुक्र जनन होता है, लेकिन ये भी हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा जो है ओवरी हो गई, अंडाशय हो गए, भाई मुख्य रूप से ये अंड जनन के लिए है, लेकिन इससे भी हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन भी निकलता है जब गर्भावस्था के दौरान, लेकिन रिलैक्सिन का केवल गर्भावस्था के दौरान, अदरवाइज दो ही हार्मोन निकलते हैं इससे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। फिर इनके बारे में डिटेल अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा किडनी, भाई किडनी से भी हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, एरिथ्रोपोइएटिन। एरिथ्रोपोइटिन निकलता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन एक और पढ़ते हैं, हार्ट से निकलने वाला, अगर आपने स्तन तंत्र पढ़ा होगा तो एएनएफ के बारे में पढ़ा होगा वहां पर। एएनएफ क्या होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, बढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम में एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये जो है हार्ट से निकलता है, जो कि ब्लड प्रेशर को, अगर नहीं पढ़ा हुआ इसकी मैकेनिज्म एक्सक्रीटरी सिस्टम में, रास मैकेनिज्म में आप पढ़ लीजिएगा, ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सोडियम के अवशोषण को कम करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और फिफ्थ जो है हमारी जीआई ट्रैक्ट है, जीआईटी जिसको कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी आहार नाल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या आहार नाल जो हमारी है, उनसे भी हार्मोन निकलते हैं और वो ये सारे हार्मोन अपन कहां पर पढ़ते हैं, ये वाले ये अपन डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ अन्य अंग थे जो कि हार्मोन का स्राव करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर काइनिन्स के बारे में। काइनिन को हम फर्स्ट एड हार्मोन कहते हैं, फर्स्ट एड हार्मोन। इसका इन सभी किसी से संबंध नहीं है, अलग से ही है। काइनिन्स एक्चुअली हार्मोन तो है, लेकिन किसी ग्रंथि से नहीं निकलते, ये शरीर के किसी भी अंग से निकल सकते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर के किसी भी अंग से निकल सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड हार्मोन। फर्स्ट एड क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी भी चोट लगती है ना जब, तो ये चोट लगने के समय उस भाग में क्या करते हैं, उस भाग में वाहिनी प्रसारक का काम करते हैं, और जब वाहिनियों का प्रसार होता है तो वहां का रक्तदाब जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है ना तो रक्त स्कंदन आसानी से हो जाता है। तो रक्त के स्कंदन समय को ये क्या करते हैं, रक्त का जो स्कंदन समय है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको फर्स्ट एड हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब वाहिनी का प्रसार हुआ तो रक्तदाब क्या हुआ, कम हुआ तो रक्त धीरे-धीरे बहेगा, तो उसमें रक्त की क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में आसानी होगी। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है काइनेस, ठीक है। तो चलिए, ये था इस चैप्टर के बारे में। बाकी अगर आगे जो भी दिक्कतें होंगी वो अपन क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।